हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल के हिंदी क्लासेस में। तो आप लोगों को पता होगा कि कल संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों का तैयारी भी अच्छे से हुआ होगा। तो साल भर का जो मेहनत का जो तैयारी है, ठीक है, वह कल उसका परीक्षा होने वाला है। तो आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि कल एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एक एक करके प्रश्न को उत्तर को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे कि मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया गया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मंगलम पाठ में दोस्तों 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर उपनिषद से पूछेगा कि उपनिषद में कितने मंत्र हैं, उपनिषद से कितने मंत्र हैं, यानी कि मंगलम पाठ में उपनिषद का कितने मंत्र हैं, तो उपनिषद अगर पूछ देगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं पूछेगा, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और उपनिषद से पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो यहाँ पे 5 होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिरण्मयना पात्र न किस मंत्र से लिया गया है। तो यहाँ पे हिरण्मयना पात्र न जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक 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 क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया गया है चौथा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सत्यमेव जयते जो यहाँ पे सत्यमेव जयते श्लोक जो है, यहाँ पे सत्यमेव जयते श्लोक जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 के राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 के जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते यनाय किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपनिषद से लिया गया है वो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 के आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद, यानी कि 5 के आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो इसका हो जाएगा, यानी कि 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है, 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद जो है किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पुराण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ईश्वर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आत्मा। तो यहाँ पे 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया है असत्य से, ऑप्शन बी में दिया गया है हिरण्मय पात्र से, और ऑप्शन सी में दिया गया है स्वार्थ से, और ऑप्शन डी में दिया गया अशांति से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ पे 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, हिरण्मय पात्र ने किस पात्र सत्य का मुख, सॉरी, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से, यानी कि इसका जो हिंदी होता है, ठीक है, वो सोने के पात्र से। ठीक है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बड़ों से भी बड़ा क्या होता है? तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि बड़ों से भी बड़ा जो होता है वो मनुष्य का आत्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से जो ढका हुआ है मुख, वो सत्य का मुख ढका हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है सोने के पात्र से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अणु से भी सूक्ष्म क्या है? जो अगला नंबर क्वेश्चन है, अणु से भी सूक्ष्म क्या है? तो अणु से भी सूक्ष्म जो है दोस्तों, वो 12 का हो जाएगा आत्मा। ठीक है, यानी कि 12 का आंसर जो हो जाएगा आत्मा हो जाएगा। अणु से भी सूक्ष्म है और बड़ों से भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा किसकी जीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्यमेव जयते। ठीक है, कहा गया क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, असत्य के कभी नहीं जीत होता है। ठीक है, कहीं भी अगर जीत होने वाला है तो वो सत्य का ही जीत होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि किसकी जीत होती है। तो यहाँ पे किसकी जीत होती है? ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सत्य की। ठीक है, 13 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसकी जीत नहीं होती है? ठीक है, तभी बतलाए कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं जीत होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि किसकी जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत नहीं होगा? तो असत्य की जीत नहीं होगा। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन अपना नाम तथा रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? ठीक है, कौन अपना नाम तथा रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? तो यहाँ पे 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो नदी होता है, वो अपना नाम तथा रूप को छोड़ करके और समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य नाम तथा रूप से मूत्र मुक्त होकर, सॉरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य नाम तथा रूप से मुक्त होकर किसको प्राप्त कर लेता है? ठीक है, तो जो मनुष्य होता है वो अपने नाम और रूप से मुक्त होकर, ठीक है, आत्मा को नहीं, ठीक है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी कि परम पुरुष परमात्मा को मनुष्य जो होता है नाम तथा रूप को छोड़ करके और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसकी जीत होती है? ठीक है, तो जीत हमेशा, ठीक है, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ तो चलिए आगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 का जो हो जाएगा, ठीक है, सत्य की, सत्य की जीत होती है। ठीक है, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, नदी समुद्र में क्या छोड़कर चली जाती है? तो नदी समुद्र में अपना नाम तथा रूप को छोड़ करके और समुद्र में चली जाती है। तो यहाँ 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ में उपनिषद मंत्र कितने हैं? ठीक है, तो अभी हम ऊपर बतलाए हैं कि अगर मंगलम पाठ में उपनिषद मंत्र पूछेगा तो उपनिषद मंत्र 4 हो जाएगा। और ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, अगर मंत्र कहेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है उपनिषद मंत्र कितने हैं, तो उपनिषद मंत्र हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यथा नद्य शयन मना समुद्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, यथा नद्य शयन मना समुद्र, ठीक है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, यानी कि 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा मंगलम पाठ का, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होला होने वाला है। ठीक है, जो 21 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि हर साल ये पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो पाटलिपुत्र का इतिहास जो है, ठीक है, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष का पुराना है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र का क्वेश्चन दिया गया है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है दोस्तों? तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी, आप लोग बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। 22 का सही आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो दिल्ली मार करके आ जाइएगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में विदेशी यात्री कौन कौन थे? ठीक है, तो विदेशी यात्री यानी कि टेस्ट दिया गया है क्वेश्चन। अगले निम्नलिखित में विदेशी यात्री कौन थे? ठीक है, तो विदेशी यात्री यानी कि जो विदेश से भारत आए थे, ठीक है, उनमें मेगास्नी थे, फाहियान थे, हुएन संग थे, और एक और थे। ठीक है, उनका नाम है इति संघ, इति संघ। ठीक है, तो 4 विदेशी थे, ठीक है, जो भारत आए थे। तो यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री थे? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सभी आए हुए थे। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, इनमें सभी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने किस ग्रंथ में किया है? तो पाटलिपुत्र का जो वर्णन है, विदेश से भारत आए हुए थे और पटना में आए हुए थे, और पटना के बारे में, ठीक है, बहुत सारे जानकारी को दिए थे कि पटना में क्या क्या चीज है और वह किस ग्रंथ में लिखे थे। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने किस ग्रंथ में किया? तो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ अपने ग्रंथ में किए थे। ठीक है, वो संस्मरण ग्रंथ में किए थे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है,
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है दोस्तों वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाटलिपुत्र कैसा नगर है? ऑप्शन ए में दिया गया है छोटा नगर, बी में दिया गया है महानगर, सी में दिया गया है लघु नगर, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो पाटलिपुत्र महानगर है। ठीक है, तो यानी कि 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। पाटलिपुत्र आग बाढ़ कलह जैसे विपवादों से घिरा रहेगा, यह किसका कथन है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में यानी कि पटना जो नगर है उस वहाँ पे भगवान बुद्ध ने अनेकों बार आए हुए थे और उन्हीं ने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है एक महानगर होगा। ठीक है, और मगर 3 चीजों से घिरा रहेगा। ठीक है, आग, आग बाढ़ और कलह। ठीक है, यहाँ पे आग बाढ़ और कलह विवादों जैसे घिरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र आग बाढ़ कलह जैसे विवादों से घिरा रहेगा, यह किसका कथन है? ठीक है, तो यहाँ भगवान बुद्ध का कथन है। ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध ने कहे थे कि 3 चीजों से घिरा रहेगा यह पाटलिपुत्र नगर। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 का जो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। समय बीतने पर पाटलीग्राम को क्या कहा गया? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समय बीतने पर पाटलीग्राम को क्या कहा गया? ठीक है, तब पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया था। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, किसके समय में पटना नगर की शोभा और अच्छा व्यवस्था अति उत्तम था? ठीक है, 29 का क्वेश्चन है, किसके समय में पटना नगर की शोभा और अच्छा व्यवस्था अति उत्तम था? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। ठीक है, रक्षा और शोभा शोभा और अच्छा व्यवस्था अति उत्तम था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लेंगे। ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कल संस्कृत का एग्जाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पटना नगर की वैभव प्रियदर्शी किसके समय में अत्यधिक था? ठीक है, प्रियदर्शी कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 30 का जो प्रियदर्शी अगर कहेगा तो यहाँ पे अशोक के समय बहुत ही प्रियदर्शी था, देखने में बहुत ही अच्छा था। ठीक है, पाटलिपुत्र का नज़ारा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पटना नगर की वैभव प्रियदर्शी किसके समय में अत्यधिक समृद्ध था? तो अशोक के समय में। 30 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। और रक्षा व्यवस्था कहेगा तो चंद्रगुप्त के समय हो जाएगा, और प्रियदर्शी कहेगा तो अशोक के समय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, काव्य मीमांसा जो ग्रंथ लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे काव्य मीमांसा के लेखक जो हो जाएंगे दोस्तों वो राजशेखर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है दोस्तों पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, पुष्पपुरम भी और कुसुमपुरम भी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों,
कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, तो कौमुदी महोत्सव जो है उस शरद ऋतु में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर है यहाँ पे शरद ऋतु हो जाएगा। ठीक है, 33 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौमुदी महोत्सव जो समारोह है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह किसके शासन काल में मनाया जाता है? ठीक है, तो किसके शासन काल में कहेगा तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव नामक महान महान समारोह मनाया जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह। ठीक है, इसका कलर बदल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह किसके अवसर पर मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कौमुदी महोत्सव महान समारोह ठीक है मनाया जाता है दोस्तों। तो इसको देख लीजिएगा, भी एकदम है। ठीक है, हाँ, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ठीक है, पटना के किस दिशा में बहती है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है दक्षिण में, पूर्व में, ठीक है, उत्तर में और पश्चिम में। ठीक है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी सेतु नामक नामक जो पुल है किस महादेश के सबसे विशाल पुल है? ठीक है, तो गांधी सेतु पुल जो है एशिया महादेश के सबसे विशाल पुल है। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुरु गोविंद, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी पूछ दिया था। ठीक है, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? ठीक है, तो अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आगे अगला नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किसके नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गुरुद्वारा के नाम से। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। हम्म, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुद्वारा के नाम से गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान प्रसिद्ध है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर, कि गुरु गोविंद सिंह का ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ठीक है, और इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेगा आस्थनीज कौन था? ठीक है, तो मेगा आसनिज जो था वो यूनान के राजदूत था। ठीक है, यूनान के कहाँ के राजदूत था? यूनान के राजदूत था। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पटना नगर की पालिका कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है वन देवी, शीतला देवी, पटन देवी, कलकतिया देवी। ठीक है, तो यहाँ पे 42 का जो सही आंसर हो जाएगा, पटना के नगर पालिका कौन है? तो पटन देवी को कहा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जाने माने मंदिर है। तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पटन देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाटलिपुत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है,
पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पटना गोल घर के लिए प्रसिद्ध है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसने लिखा? ठीक है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, ठीक है, पुरुष परीक्षा, तो यहाँ पे 44 का जो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है किसने लिखा? तो यहाँ पे पुरुष परीक्षा के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे विद्यापति द्वारा लिखा गया है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति लोकप्रिय कैसा कवि है? तो लोकप्रिय विद्यापति जो है लोकप्रिय कैसा कवि है? तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली कवि। ठीक है, यानी कि 45 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैथिली कवि हो जाएंगे। ठीक है, 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। ठीक है, मैथिली कवि। विद्यापति लोकप्रिय कैसे कवि हैं? तो मैथिली कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो लोग होते हैं नियम के अनुसार चलते हैं, वो आलस को सबसे बहुत बड़ा क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 46 का जो सही आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा। नीतिकार लोग आलस को बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं, तो 46 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ठीक है, वीरेश्वर जो थे कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, तो 47 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वीरेश्वर स्वभाव से कैसा व्यक्ति था? ठीक है, वीरेश्वर जो थे वो स्वभाव से दानी थे, दयालु थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर 48 का सही आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा। ए भी और बी भी, क्योंकि दानी भी थे और दयालु भी थे। ठीक है, और दानशील भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, अगर दानशील भी रहेगा तो दानशील भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वीरेश्वर सुभाष कैसा व्यक्ति था? तो दानी दयालु, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 48 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, बनावट आलस्य के रूप में कौन भोजन ग्रहण करने लगे? ठीक है, जो बनावटी आलसी थे, ठीक है, वो आलसी जो थे बनावट आलस के रूप में कौन लोग भोजन ग्रहण करने लगे? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 49 के जो सही अर्थ हो जाएगा वो बनावटी आलस के रूप में धूर्त धूर्त जो था वो बनावटी आलसी के रूप में जा करके वहाँ पे वीरेश्वर के यहाँ, ठीक है, भोजन ग्रहण करने लगा था। तो यहाँ पे 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो धूर्त हो जाएगा। ठीक है, 49 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्धशतक हम लोग पुरा लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घर में, ठीक है, घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त क्या होगा? ठीक है, अब जहाँ पे देखेगा कि आग लगा हुआ है तो धूर्त लोग जो होंगे, जो बनावटी आलसी होंगे, वो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है भाग गए, ठीक है, बी में है खड़े रहे, सी में है सोने लगे, और डी में है दौड़ने लगे। ठीक है, तो जब आलसाला में आग लगाया गया था, ठीक है, सभी धूर्त लोग को परीक्षा लेने के लिए कौन लोग बनावटी आलस हैं और कौन लोग रियल में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धूर्त लोग थे वो सभी लोग भाग गए थे, और जो मेन आलस्य थे, ठीक है, जिसमें आलसी बहुत था, ठीक है, और वे लोग वहीं पे रह गए। तो यहाँ पे क्या हो गया था? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त लोग क्या हो गए? ठीक है, तो सभी धूर्त जितना भी धूर्त थे बनावटी आलस से, ठीक है, वो सभी लोग भाग गए। तो यहाँ पे 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि कल जो है, ठीक है, 17 फरवरी का एग्जाम जो है होने वाला है, और इसमें बहुत ही ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। और इसका जो 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आंसर की भी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा के हिंदी क्लासेस चैनल पर, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसको लाइक कर दीजिए, ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत।